हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी 10वीं का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पत्र है अर्थात 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के खाली स्थान आएंगे तथा किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025-26 की जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है 10th की, उसके लिए एक नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है। तो ये जो पूर्णांक है वो होगा 80 नंबर का, क्लास 10th, और इसकी जो समय सीमा है वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगी। इसके बाद में देखिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो ये जो निर्देश हैं ये पेपर का जो प्रथम पेज होता है उस पर लिखे आएंगे। अर्थात बोर्ड जो है वो बच्चों से या छात्रों से किस प्रकार मतलब निर्देशित करता है वो सारे निर्देश इसमें लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो खंड ए है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, अर्थात ए से के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 12 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये जो भौगोलिक शब्द है इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो भौगोलिक जो शब्द है इसमें मूल प्रत्यय क्या है, भूगोल। मूल प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, भूगोल। और इसमें क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा है। तो कौन सा शब्द बनेगा, भौगोलिक। तो प्रत्यय कौन सा होगा, इक प्रत्यय होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना है। तो निराकार शब्द है वो नीह उपसर्ग से बना है। तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है नीह प्लस आकार। तो शब्द क्या बनेगा, निराकार। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में देखिए, व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता है असंतुष्ट व्यक्ति होता है। यानी कि जिसका पेट भरा है, तन ढका, अर्थात सारी सुविधाएं उसके पास है, लेकिन फिर भी यदि वो सो नहीं पाता है तो उसका क्या कारण होता है, वो असंतुष्ट व्यक्ति होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है। तो इनमें से ये जो एक प्लेट सैलाब है ये मनु भंडारी की नहीं है। आगे देखिए, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा। तो वो देखा था गर्मियों की सांझ में। कब देखा था, गर्मियों की सांझ में। यानी कि ये जो लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का जो चरमोत्कर्ष है वो किस दिन देखा था, गर्मियों की सांझ में देखा था। आगे देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में प्रेम धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। अगला प्रश्न देखिए, अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। तो इसमें फागुन मास की मादकता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए। संगत नहीं है, संगीतकार अभी। संगीतकार का कार्य होता है, तो जो संगीतकार होता है उसका कार्य होता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। अर्थात विकल्प ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ है उसके दोस्तों का कौन सी शरारत कौन सी शरारत महंगी पड़ी। चूहों के बिल में पानी डालना। यानी कि जो भोलानाथ और उसके जो दोस्त हैं उनको चूहों के बिल में पानी डालना जो शरारत है वो महंगी पड़ जाती है। तो विकल्प वैसे ही रहेगा। आगे देखिए, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। तो वो होता है आंतरिक दबाव। यानी कि जो आलसी लोग होते हैं वो आंतरिक दबाव के बिना कुछ भी लिख नहीं पाते हैं। तो विकल्प वैसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी।
चिड़िया को पकड़ने के लिए। यानी कि इस ये जो पाठ है, पाठ में लेखिका जो है वो सुबह सुबह आँख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ती है? वो चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंछ, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है माया से ही मलाई मिलती है। कहने का मतलब है माया से ही सभी चीजों की आपूर्ति हो पाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ रहेगा माया से ही सब चीजों की आपूर्ति हो पाती है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प ऐसे ही रहेगा। तो ये 12 प्रश्न जो है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जो एक एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अर्थात कुल कितने अंक के हो गए? 12 अंक के तो अवश्य हो गए। इसके बाद में आते हैं खालिस्तान, जो 6 खालिस्तान पूछे जाएंगे आपसे। प्रत्येक खालिस्तान 1 नंबर का रहेगा। तो कुल कितने प्रश्न के हो गए ये? यानी कि खालिस्तान हो गए कुल 6 अंक के। कितने अंक के? 6 अंक के हो गए। तो देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जब कर्ता पर पड़े तब तो अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल यदि कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद में देखिए, वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि वो उनके गुणों की विवेचना कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्वागत शब्द में संधि है तो इसमें कौन सी होगी? स्वर संधि होगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद बनेगा सु प्लस आगत। तो संधि कौन सी रहेगी? स्वर संधि। रात दिन शब्द में द्वंद्व समास कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा। तो इस प्रकार ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति से संबंधित प्रश्न है वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। अर्थात इस प्रकार जो छोटे प्रश्न हैं वो 18 नंबर के हो गए। 12 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए और 6 नंबर के रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जो प्रश्न पत्र होगा उसमें एक आएगा अपठित गद्यांश। यानी कि इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कितने नंबर का होगा? ये एक एक नंबर के, इसमें एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे। इसमें भी एक एक नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे। तो ये तो है गद्यांश, अपठित गद्यांश। के बाद में जो अगला पैराग्राफ आएगा वो अपठित पद्यांश का आएगा। उसमें भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में पैराग्राफ आएंगे और उन पैराग्राफ को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। और गद्यांश, जो अपठित गद्यांश है वो भी 6 नंबर का आएगा, अपठित पद्यांश है वो भी 6 नंबर का आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अपठित पद्यांश हो गया, बाद में इसके 6 प्रश्न हो गए एक एक नंबर के। इसके बाद में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक से भी जो गद्यांश है वो दिया जाएगा। वो देखिए, इस प्रकार एक पठित गद्यांश दिया जाएगा, उसके भी जो प्रश्न है वो हमसे पूछे जाएंगे और इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे ये पठित गद्यांश हो गया। इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। इसके अथवा में भी आएगा, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है उसके अथवा में नहीं आएगा, लेकिन इसके अथवा में आएगा। इस अथवा में जो भी हमें आता हो उस पद्यांश को या गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद में इसी प्रकार जो गद्यांश आया पाठ्य पुस्तक का, इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक से पद्यांश का अंश भी दिया जाएगा। उस पद्यांश को पढ़कर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। इसके भी अथवा में एक पद्यांश आएगा। दोनों में से जो भी हमें अच्छी तरीके से आता है उस पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो 3 प्रश्नों के उत्तर ही हमें इसमें देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, यानी कि जो अपठित गद्यांश है वो तो 6-6 नंबर के आएंगे और जो पठित गद्यांश है और पद्यांश है वो 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। ये था खंड अ। अब इसके बाद में शुरू होता खंड ब। इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। लगभग हमें 40 शब्दों में हमें उसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ से ये आप जो ये प्रश्न है इस प्रकार से देखिए, 9 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे, ये जिनका जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है 40 शब्दों में हमें इसका जवाब देना है। तो आप ये जो प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनके जो उत्तर हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो था, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखते ही आश्चर्य और जिज्ञासा से पूछा कि क्या तुम नेताजी के साथी हो या आजाद हिंद फौज के? कैप्टन को बिना चश्मे वाला देखकर उन्हें लगा कि वह कोई फौजी होगा। हालांकि जब उन्हें पता चला कि वह एक साधारण बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति है तो देशभक्ति के कारण मूर्ति पर चश्मा लगाता है, तो वे स्तब्धावनत हो जाते हैं। कहने का मतलब हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो ये पाठ के आधार पर हमें इसका जवाब देना है, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, लेखक ने नवाब साहब के दिखावटी व्यवहार के माध्यम से पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा रखते हुए भी केवल अपनी नवाबी शान बनाए रखने के लिए खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उनका यह आचरण दर्शाता है कि ये वर्ग वास्तविकता से दूर केवल कृत्रिम मान मर्यादा और दिखावे में जीता है। तो मतलब जिस चीज की उसको आवश्यकता है वो दिखावे के लिए उस चीज को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, तो सिर्फ ये दिखावे का एक कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। शहनाई को मांगल्य शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे अक्सर मंदिरों तथा शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी साधना और रियाज से शहनाई को शास्त्रीय संगीत के पटल पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपनी कला से इस वाद्य को इतनी ऊंचाई दी कि वे स्वयं मंगल ध्वनि की पहचान बन गए, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो इसलिए बिस्मिल्लाह जी को क्या है, ध्वनि का नायक कहा गया। ये हमें पाठ के आधार पर उत्तर देने हैं। चलिए आगे जो प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। 10 का जो प्रश्न है वो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की विशेषताएं बताइए। यानी कि ये जो पाठ है काव्यांश है, इसके आधार पर हमें जो वीर योद्धा होता है उसकी विशेषता बतानी है। तो वीर योद्धा धैर्यवान, क्षमाशील और अहंकार रहित होता है। वह युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, स्वयं का गुणगान नहीं करता और विरोधी के प्रति उचित सम्मान रखता है। वे केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखते हैं। तो ये एक वीर योद्धा की पहचान होती है। इसका जवाब हमें राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उस काव्यांश के आधार पर हमें इस प्रश्न का जवाब देना था, तो ये उसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, आत्मकथ्य सुनाने का अभी समय नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्मकथ्य काव्यांश के आधार पर समझाइए। कवि ने कहा कि आत्मकथ्य सुनाने की अभी समय नहीं है, क्योंकि वे अपने जीवन की कमजोरियों, निराशाओं और दुखद अनुभवों को लोगों के सामने प्रकट कर अपना उपहास नहीं करवाना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी साधारण अभावग्रस्त
जिंदगी में ऐसी कोई महान उपलब्धि या प्रेरणादायक कहानी नहीं है जिसे सुनाकर वे दूसरों को का मनोरंजन करें, उन्हें कोई नया मार्ग दिखाएं। तो ये आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा था कि मतलब दूसरों को सुनाने से क्या उपहास का पात्र बन जाएगा, इसलिए उन्होंने सुनाना मतलब एक तरीके से इस चीज को सुनाना ही नहीं चाहा। अगला प्रश्न देखिए, दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में सामर्थ्य होती है, कथन में निहित भाव को हमें समझाना है। इस कथन में निहित भाव यह है कि छोटे बच्चे की दंतुरित नए नए दांतों वाली मुस्कान इतनी निर्मल, निश्चल और मोहक होती है कि वह घोर निराश या उदास व्यक्ति के हृदय को भी आनंद और उत्साह से भर देती है। बच्चे की यह मनोमोहक हंसी जीवन के प्रति सकारात्मकता का संचार करती है और निराशा व्यक्ति को भी नया जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो ये दंतुरित मुस्कान मतलब ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल दे, तो इसका भाव ये है कि छोटे बच्चे के जो नए नए दांत आते हैं उसकी जो मुस्कान होती है वो एक मृत व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। आगे के प्रश्न देखते हैं। लेखक के साथियों ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ? लेखक भोलानाथ के साथियों ने मूसन तिवारी को बुढ़वा, बेईमान, मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया। इसका यह परिणाम हुआ कि मूसन तिवारी को क्रोधित हो गए और बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े। बच्चे भाग गए, लेकिन मूसन तिवारी ने सीधे पाठशाला जाकर शिकायत कर दी। गुरुजी ने भोलानाथ और अन्य शरारती बच्चों को बुलाया और उनकी खूब पिटाई की, यानी कि उन्होंने बुढ़वा, बेईमान, मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया। उसके बाद में जब वो उसके हाथ नहीं आए तो वो क्या है, विद्यालय में जाकर उनकी शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद में जो टीचर होता है, मास्टर होता है, वो उन्हें पीटते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। तो देखिए, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के संदर्भ में जीव अपव्यय, जीवन की बर्बादी के बारे में अनुमान लगाया है कि युद्ध या सामूहिक विनाश से होने वाला यह अपव्यय भयानक होता है, क्योंकि इसमें केवल अंगों या प्राणों की ही नहीं बल्कि समूची संस्कृति और मानवता की भी बर्बादी होती है। लेखक को लगता है कि यह अपव्यय विज्ञान के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए लेखक ने अपव्यय के अनुमान के बारे में, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में यह अनुमान लगाया था कि यह जो है विज्ञान के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे अलग रहना या मिलजुल कर काम न करना, किसी समूह या परिवार में रहते हुए भी सबसे हटकर काम करना, अपने विचार अलग रखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मोहन हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, इसलिए गांव के किसी भी सामूहिक कार्य में उसकी राय नहीं ली जाती। बाद में देखिए आप, खंड जो ब है वो यहां समाप्त हो जाता है। इसके बाद में खंड स शुरू होता है, जिसमें 3-3 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न रहेगा। तो देखिए, यहां से शुरू होता है खंड स। तो ये जो प्रश्न है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसकी जो चर्चा है वो दूसरे प्रश्न पर करते हैं अपन। यहां देखिए आप, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। पान वाले का दृष्टिकोण संकीर्ण और असंवेदनशील है। जब हालदार साहब कैप्टन के बारे में पूछते हैं तो पान वाला कैप्टन को पागल कहता है। क्या कहता है? पागल कहता है, क्योंकि वह देशभक्ति के कारण नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। वह कैप्टन की शारीरिक कमी, लंगड़ापन और गरीबी का मजाक उड़ाता है, जो उसकी अदूरदर्शिता और देशभक्तों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। हालांकि अंत में जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो वह भावुक होकर रोता है, जो दर्शाता है कि उसके अंदर मानवीय भावनाएं हैं, पर उसकी प्राथमिकता हमेशा व्यवहारिकता और मजाक होती है। अब जो 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे उनके अथवा में भी पूछे जाएंगे। तो इसके अथवा में है, मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मानव की वह योग्यता जिसे वह आत्म विनाश के साधनों जैसे परमाणु बम का आविष्कार करता है, उसे असंस्कृति
कहा जाएगा। संस्कृति का मूल उद्देश्य कल्याण और सृजन होता है। जो संस्कृति उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? कल्याण और सृजन होता है। यदि कोई आविष्कार या योग्यता मानव जाति के विनाश का कारण बनती है तो वह विकृत हो जाती है। लेखक के अनुसार संस्कृति वह गुण है जो मानव को केवल आगे बढ़ने और कल्याण करने की प्रेरणा देता है। विनाशकारी शक्ति का आविष्कार मानव के कल्याण भाव से विचलन है, इसलिए यह असभ्यता या असंस्कृति है। कहने का मतलब है जो विकास होता है, विकास के साथ में अगर उसका दुरुपयोग होता है तो वो एक असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो प्रश्न है इस प्रकार अथवा में आएगा, हमें उसका जो उत्तर है वो हमें देना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे प्रश्न देखिए, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए जैसे ये 18 नंबर का प्रश्न होगा, इसके अथवा में दूसरा प्रश्न होगा, जो भी हमें अच्छी तरीके से आता है, जिसका भी उत्तर वही प्रश्न हमें करना है। आगे देखिए, अच्छा ठीक है। तो चलिए ये थे 3-3 नंबर के 4 प्रश्न। इसके बाद में आगे जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आगे वाले जो खंड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हो गए 3-3 नंबर के 4 प्रश्न। उसके बाद में शुरू होता है खंड द। इसमें ये जो पहला जो प्रश्न आएगा 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंक होंगे 6, ये आएगा निबंध से संबंधित। अब निबंध देखिए हमें किस प्रकार करना है। जैसे आपके सामने 2 निबंध दे देगा, मोबाइल 3 दे देगा। 3 में से हमें ये जो टॉपिक दे रखे, इस टॉपिक के आधार पर हमें इस निबंध का विश्लेषण करना है, जिसमें पहला पॉइंट होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव, तीसरा होगा मोबाइल फोन का लाभ वरदान मोबाइल, चौथा होगा मोबाइल फोन से हानि या अभिशाप, और पांचवा होगा उपसार। अब आप सबसे पहले ये चर्चा देखिए। सबसे पहले अगर हम निबंध की शुरुआत करें तो प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि ये जो निबंध है वो किस उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा है तथा इसके जो लाभ गुण, कहने का मतलब है हर एक जो पॉइंट होता है उस हर एक पॉइंट की एक एक लाइन हमें इस प्रस्तावना में लिखनी है। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, यानी कि इस मोबाइल की क्या क्या उपयोगिता बढ़ती जा रही, किस प्रकार ये सामान्य दैनिक जीवन में इसकी जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही, इसके बारे में बताना है। इसके बाद में इसके हमें लाभ बताने हैं, इसके बाद में इसकी हानि बतानी। उपसंहार का मतलब होता है कि ये जितने भी 4-5 पॉइंट आए हैं इन सारे पॉइंटों को हमें 2 या 3 लाइनों में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार ये निबंध आएंगे। इन निबंधों को हमें इन पॉइंटों के आधार पर विश्लेषित करना है। इसके बाद में आगे देखिए आप, अब ये देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 4 अंक का आएगा। निबंध तो कितने अंक का था? 6 नंबर का। और ये जो प्रार्थना पत्र है वो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। तो जिस प्रकार हम सामान्य प्रार्थना पत्र लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, जो भी आपको एड्रेस दिया जाता है उस एड्रेस के आधार पर हमें जो शुरुआत है यानी कि जो इंट्रो वो हमें देना। बाद में किस उद्देश्य के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है वो हमें इसके जिस प्रकार लिखते हैं, महोदय नम्र निवेदन है कि शैक्षिक भ्रमण हेतु हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो नम्र निवेदन है कि सत्र 2025-26 में जो सभी विद्यार्थी हैं वो शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने की कृपा करें। तो जिस भी विषय को लेकर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है वो उस नीचे वाली डिटेल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अथवा में भी एक प्रश्न होगा, स्वयं को जोधपुर निवासी कमल मानते हुए अपने छोटे भाई आशीष को शिक्षा का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखना है। तो पत्र का प्रारूप देखिए कि जिसको पत्र भेजा जाता है, ये एक पीछे वाली क्लास में भी मैंने समझाया था कि पत्र जो होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो आप ये जो पत्र से संबंधित जो फॉर्मेट है या जो इसका प्रारूप है वो आप पीछे वाली क्लास में भी देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए आगे, फिर एक प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा वो संक्षिप्तीकरण से पूछा जाएगा। ये भी कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। संक्षिप्तीकरण का मतलब है हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उस पैराग्राफ को हमें 1 या 1.5 लाइन में स्पष्ट करना है। कहने का मतलब है हमें सार, इस जो पैराग्राफ दिया होगा उस पैराग्राफ का हमें सार लिखना, वो भी 1 या 1.5 लाइन में, उसे ही संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो जिस प्रकार ये पैराग्राफ दे रखा है इसका सार हमें 1 या 1.5 लाइन में लिखना, सिर्फ यही संक्षिप्तीकरण कहलाता है।
इसके अथवा में भी आएगा। इसके अथवा में देखिए निम्नलिखित पंक्ति का पलवन स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को समझिए। संक्षिप्तीकरण का मतलब पैराग्राफ को हमें 1 या 1.5 लाइन में लिखना है, और पलवन का मतलब होता है ये जो पंक्ति दे रखी है इसका हमें विश्लेषण करना है। करने का मतलब ये जो पंक्ति दे रखी है इस पंक्ति को हमें 3 से 4 लाइनों में स्पष्ट करना है। एक तरीके से कहे तो व्याख्या करनी है और इसका संक्षिप्तीकरण करना। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो हमें करना। 4 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी एक नमूना प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से समझ ले। इस प्रश्न पत्र के अनुसार ही बोर्ड परीक्षा में जो पेपर है वो आपका आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी एक नमूना प्रश्न पत्र है। आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, देखें। इस प्रश्न पत्र के आधार पे ही हम आपको 5 या 10 जो मॉडल पेपर हैं वो उपलब्ध करवाएंगे, और वो अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होंगे। उनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने के चांसेज होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।